हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 की, तो इन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के जो गद्यांश वाले प्रश्न होते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि जो अच्छे नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है भाई आपके पेपर में, ठीक है। 6 नंबर का आता है। तो हम लोग कौन सा गद्यांश पढ़ें और कैसे लिखें, ताकि हमारा जो है यूपी बोर्ड में जो है नंबर मेरा 6 का 6 मिले, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ पर एक गद्यांश यहाँ पर लिया है, जैसे कि बहुत ही फेमस गद्यांश, ठीक है। क्योंकि कई बार ये गद्यांश पूछा जाता है और इस पार्ट से आप मान के चलो 110% इस पार्ट से आपका आता ही आता है, तो ये आप मान के ले लो। तो गद्यांश आपका क्या दिया गया उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इसमें क्या क्या दिया होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो दिया गया है क्या, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति का और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, ठीक है, बल्कि बुद्धि का भी करता है, ठीक है। ये है। आगे कह रहा है, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन यानी दिन और दिन यानी दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु, यहाँ पर देखिए जो बाहु लिखा है ना, बाहु का मतलब होता है भुजा, ठीक है। भुजा के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। तो ये आपका है गद्यांश। तो गद्यांश देने के बाद आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछता है भाई। क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या क्या पूछता है आपसे। तो पहला प्रश्न में जो पूछेगा, फिलहाल मैंने अ ब और स में किया है, लेकिन आपके पेपर में जब आपका देखने को मिलेगा तो ये ऐसा लिखा रहेगा, पहला, ये दूसरा, और उसके बाद आपका दिया जाएगा यहाँ पर तीसरा। इस तरीके का नंबरिंग करा जाएगा, ठीक है। मान के चलिए पहला प्रश्न है तो ऐसा दिखाया रहेगा। तो उस प्रश्न में आपसे पूछा क्या जाएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो है आपके लिए, अगर आप संदर्भ लिखते हो तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। आपने देखा होगा कि कुछ जो गद्यांश में इसमें रेखा खींची गई है, तो उसी रेखांकित अंश की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक है। तो ये भी आपको 2 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछेगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, और ये सभी जो है आपको दो दो नंबर यहाँ से देकर जाने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हम इस आगे बढ़ते हैं अपने संदर्भ, रेखांकन की व्याख्या, और हम लोग जानेंगे ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करते हैं भाई। आपके ही आसपास में होंगे, आपके कोई साथी हो सकता है जो एक दूसरे की निंदा करता ही करता है भाई, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको हेडिंग करना होगा संदर्भ। संदर्भ को एक अच्छे से अंडरलाइन में कर देना होगा, ताकि जो एग्जामिनर हो आपका कॉपी चेक करे तो वो अट्रैक्टिव दिखे। अट्रैक्टिव करने का मतलब आपकी लिखावट में सुंदरता होनी चाहिए और एकदम बढ़िया से लिखा होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो आपकी सुंदरता ही देखेगा, आप किस तरीके से डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत यहाँ पे देखिए, संदर्भ हेडिंग करिएगा और लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये जो हिंदी आप देख रहे हैं ना, इसको आपको काले पेन से लिखना है, ठीक है। कि एक गद्य खंड के मित्रता नामक, मित्रता को भी आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, जो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा। नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक, जो लेखक का नाम होता है, इनका भी नाम आपको क्या करना होगा, काले पेन से लिखना होगा। तो ये आप लिखेंगे इतना, तो यहाँ से आपको जो है 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं या शुक्ल हैं। तो इतना आप लिख दीजिएगा, ये आपका यहाँ से 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम व्याख्या पे। व्याख्या की भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर दिखा दीजिएगा, हेडिंग बना दीजिएगा, ठीक है। और उसमें आपको अब क्या लिखना है, जो आपका जो लाइनिंग वाला जो रेखा था, उसी का मतलब यहाँ पे आपको बताना होगा।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ठीक है, आप ये आराम से लिख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है या फिर उनका कहना है, ठीक है, बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। बिल्कुल, ये तो भाई सही है, ये तो भाई मैं ही मान रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी जो संगति है वो बुरी हो जाएगी, मतलब आपकी जो संगत यानी आपके साथ जो मित्र हैं अब वो बुरे हैं तो आप भी आराम से बुरे हो जाएंगे, ठीक है, तो आप भी उनके ही जैसा हो जाएंगे। तो वही बात ये बता रहे हैं कि आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान होती हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर ज्वर यानी कि बुखार से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, ठीक है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, बिल्कुल ले लेता है भाई, ठीक है। उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता सदाचार मन तथा बुद्धि का नष्ट कर देती है। तो इतना आपको लिखना होगा। आई होप आप सभी लोग लिख पाएंगे भाई। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर लिख पाएंगे हम, इतना तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो इतना जब आप लिखते हो तो यहाँ से आपको दे दिया जाएगा आपको 2 नंबर, ठीक, कितना नंबर, 2 नंबर। और आराम से बढ़ के लिखिए मेरे भाई, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं आप बिल्कुल। तो क्योंकि इसमें आसान भाषा में यहाँ पर बताया भी गया है कि भाई बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित है, ठीक है, हो तो वह उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है, ठीक है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी जो संगति होती है, नैतिकता यहाँ पर है, उसके बाद सदाचार मन तथा बुद्धि का नष्ट भी करता है भाई। तो इसलिए कहते हैं आप अच्छे दोस्त बनाइए, ठीक है, ताकि आपका जब भी व्यवहार हो अच्छा हो, ठीक है। तो इतना आप लिखोगे तो आपका 2 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम कि जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है दूसरे की ईर्ष्या क्यों करता है, तो इसमें आपको लिखना है वह अपनी असफलता का मतलब समझ रहे हैं आई होप, वह अपनी असफलता और सुरक्षा को छिपाना चाहता है, अपनी असफलता और असुरक्षा को जो है छुपाना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है दूसरों की निंदा करता है। तो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है और अपनी कमियों को छुपाना चाहता है। भाई कोई किसी की बुराइयां क्यों करेगा, वो चाहता है कि मेरी जो असफलताएं हैं और मेरी जो असुरक्षा है वो छिपा रहे, ठीक है, और दूसरों को नीचा दिखाकर वो खुद को जो है श्रेष्ठ बनाएगा। यानी कि भाई कोई अगर दूसरे की बुराई करेगा तो अपना तो बड़ाई करेगा ना भाई, यानी अपने को श्रेष्ठ तो समझेगा वो, तभी तो बुराई करेगा ना। और अपनी कमियों को छुपाना चाहता है, भाई उसके अंदर जो कमियां हैं उसको छुपाने के लिए वो ये करता है। तो आई होप आप सभी लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो इतना आप पूरा लिखोगे तो आपको 2 2 2 करके यहाँ से मिल जाएगा, आपको टोटल 6 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी लोग ये समझ पाए होंगे और अपना जो 6 नंबर है वो कहीं जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो देखिए गद्यांश तो आता है लेकिन इसके साथ साथ पद्यांश भी आता है, तो हम पद्यांश को भी समझते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पद्यांश को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है पद्यांश। पद्यांश भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VIMP पद्यांश है भाई, VIMP पद्यांश है, ये भी लिखिएगा। लिखा है क्या, निर्गुण कौन देश कौ, ठीक है, वासी मधुकर कहीं समुझा सौदय बुझाती, ठीक है, बुझती साँच न हासी। तो ये दिया गया और यहाँ पे लिखा है को है जनक कौन है जननी। तो इस प्रकार से पद्यांश आपका दिया गया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पढ़ सकते हैं। तो इतना आपको पद्यांश दिया रहेगा और पद्यांश दिया रहने के बाद आपको 3 प्रश्न इसमें भी पूछेगा। देखिए जिस तरीके से बोर्ड पेपर में आता है पहला दूसरा तीसरा, मैंने उसी तरीके से यहाँ पर नंबरिंग कर दिया है। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछेगा कि भैया पद्यांश का संदर्भ लिखिए। भाई पद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से प्राप्त किया जाएगा, ठीक है, यहाँ से दिया जाएगा 2 नंबर। उसके बाद कह रहा है कि पद्यांश में जो मधुकर शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो बताना होगा ये भी। और यहाँ पर जो लिखा है रेखांकन इसकी व्याख्या, इसको भी करना होगा। तो 2 2 नंबर करके यहाँ से आपको दे दिया जाएगा, 2 नंबर इसका 2 नंबर इसका, तो कुल मिला के 2 2 2 6 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपको। तो चलिए समझते हैं इसका पद्यांश पहले।
तो सबसे पद्यांश नहीं, इसका जो आपका है संदर्भ, संदर्भ समझते हैं। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी, देखिए वहाँ पे था गद्यांश, तो हमने लिखा था वहाँ पर गद्यांश, लिखा था कि नहीं? पिछले वाले में क्या पढ़ा था हमने? गद्यांश पढ़ा था, तो वहाँ पे लिखा था प्रस्तुत गद्यांश हमारी। यहाँ पर पद्यांश है तो हम बोलेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक श्री सूरदास जी हैं। तो ये लिखना होगा, ये ब्लैक पेन से, ये भी ब्लैक पेन से और ये भी ब्लैक पेन से लिखना होगा। तो ये तो हो गया भाई संदर्भ, कि भाई संदर्भ तो मान के चलिए हमको याद हो गया, अभी याद हो गया, ये क्लास देखते देखते याद हो गया, तो 2 नंबर मेरा कन्फर्म हो गया। अब आगे बताइए, तो चलिए आगे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो दिया गया है, ये प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया है, जहाँ पर पूछा गया था क्या? मधुकर शब्द का अर्थ। तो देखिए मधुकर शब्द का अर्थ समझिएगा। गोपियाँ उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित करती थीं, यानी संबोधित करती थीं, बुलाती थीं, आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि वह कृष्ण की ओर से योग का संदेश लेकर आते हैं। तो इतना लिखना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो इतना लिखेंगे तो आप 2 नंबर यहाँ से आप प्राप्त कर ले जाओगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं व्याख्या में। व्याख्या में थोड़ा सा लंबा होता है, तो इसको आप समझ कर, याद कर जैसे भी करिए, आप इसमें 2 नंबर लाइए। तो देखिए, गोपियाँ भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म, ठीक है, किस देश का रहने वाला है? हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम, ठीक है, यह बताओ कि वह उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, ठीक है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, ठीक है, और आगे पूछा गया है क्या उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी रूप रस में रुचि है। तो ये है आपका भाई व्याख्या, ठीक है। तो इतना आप व्याख्या लिखते हो तो आपका जो बोर्ड एग्जामिनर है भैया कहेगा ले जाओ 2 नंबर तुम, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से लिखिएगा, राइटिंग में लिखिएगा, राइटिंग बना के राइटिंग अभी से सुधारिएगा। तो इतना आप करेंगे तो 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो टोटल आपका जो है 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा जीवन परिचय के बारे में, कि आपको जीवन परिचय, इससे पहले मैंने एक जीवन परिचय बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो जितने विद्यार्थी नहीं देखें वो वीडियो, तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय में किसका जीवन परिचय? तो जय शंकर प्रसाद का भैया 1000% लिख लो, आएगा ही आएगा, ठीक, 1000%। तो इसको आपको लिखना कैसे है? सबसे पहले ये वाले जो इधर के लिखे हैं साइड में, ये सभी आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। क्या लिखना होगा? जन्म। जन्म में क्या लिखना होगा? सन 1989 ईस्वी में। उसके बाद लिखना होगा क्या? जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में, ठीक है, इतना लिखना होगा। उसके बाद उनका शैक्षिक योग्यता यानी पढ़ाई लिखाई क्या किए थे, तो शैक्षणिक योग्यता हम लिख दे रहे हैं भाई अंग्रेजी, फारसी, उर्दू व संस्कृत का स्वाध्याय, ठीक है। अब उनकी भाषा शैली की हम बात कर लेते हैं। तो हेडिंग करिएगा भाषा शैली और लिखिएगा वर्णात्मक, भावात्मक, अलंकारिक और लिखिएगा चित्रात्मक, इतना लिखिएगा। और मुख्य रचनाएं भी इनका लिखिएगा, कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट, लहर बहुत इंपॉर्टेंट, इंद्रजाल और ये क्या है? चंद्रगुप्त। ये सब इनकी जो है मुख्य रचनाएं हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनकी मृत्यु को। तो मृत्यु आप लिखेंगे 15 नवंबर 1937। तो इतना आप लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद अब आप लोग हेडिंग करेंगे जीवन परिचय। भाई यहाँ पर देख सकते हैं जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आप लोग हेडिंग करेंगे और इसमें लिखेंगे प्रसाद जी का जन्म काशी के सोनी साहू नामक के लिख सकते हैं यहाँ पर, नामक के प्रसिद्ध वैश्य परिवार 13 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है। इनके पापा का नाम क्या था, यानी फादर का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद था।
बचपन में ही इन्होंने माता पिता की मृत्यु हो गई, यानी बचपन में ही, यानी जैसे शंकर प्रसाद के बचपन में ही इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया था। तो सर्वप्रथम इनका क्वींस कॉलेज में नाम जो है लिखवाया गया। इनका क्या लिखवाया गया? नाम लिखवाया गया। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा नाम, नाम लिखवाया गया। किंतु वहाँ पर जो है इनका मन नहीं लगा। अब जैसे मान के चलो आपका ही नाम कहीं दूसरे जगह लिखवा दिया जाएगा, आपके गाँव से काफ़ी दूर, तो आपका मन वहाँ पे थोड़ा-सा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही इनके भी साथ था कि वहाँ पर इनका जो मन है वो नहीं लगा, और घर पर ही योग्य, ठीक है, यानी एबल, योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी, संस्कृत का अध्ययन करने लगे। आगे लिखना होगा, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये आपका है जीवन परिचय। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो इतना आपको जीवन परिचय लिखना है। तो इससे आपका जो है 5 नंबर यहाँ से भैया दे दिया जाएगा। कितना नंबर? 5 नंबर दे दिया जाएगा। तो ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं जो संस्कृत के गद्यांश पद्यांश होते हैं, थोड़े-थोड़े उसको भी हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई, संस्कृत का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो गद्यांश है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ला दिया है। और 100% मान के चलो कि ये गद्यांश यूपी बोर्ड 2026 में आने का फुल चांस रहेगा भाई। तो क्या है? इयम नगरी विविध धर्माणाम, ठीक है, संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च। बताओ। तो कुल मिला के आप ये समझो कि ये वाला जो आपका गद्यांश है संस्कृत का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आपको वही चीज़ लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको संदर्भ समझा देता हूँ यहाँ पर कैसे लिखना है। तो लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, प्रस्तुत संस्कृत, ठीक है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है। ये जो पाठ है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप लोग पढ़ के जाइएगा वाराणसी पाठ को, एकदम एकदम पढ़ के जाएगा। इससे एक प्रश्न आपका ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। तो इतना आप लिखते हो तो आपका 2 नंबर यहीं से आपका प्राप्त हो जाएगा। आप सभी को पता है कि संदर्भ केवल 2 ही नंबर मिलता है। इसके बाद डायरेक्ट इसका अनुवाद करना होगा। अनुवाद मैंने यहाँ पर लिखा है काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप समझें कि भाई देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं होता भाई, क्वेश्चन लिखना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। तो देखिए अनुवाद में मैंने क्या लिखा है कि यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का जो है स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रचार किया, ठीक है। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। तो इतना आप लिखिए भाई, ठीक है। इतना आप लिखोगे तो यहाँ से इसका जो है 3 नंबर दे दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ से जो प्राप्त होगा 5 नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और ये इम्पॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो रहा गद्यांश का, यानी संस्कृत का गद्यांश। अब इसका हम पद्यांश भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये आ चुका है संस्कृत का जो पद्यांश वाला है। तो पद्यांश को आप श्लोक के भी लिख सकते हैं, इसका संदर्भ जो है अभी समझिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, बहुत ही फेमस है, ये भी आप 100% मान के चलो कि ये प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो क्या है, बंधनम मरणम वापी जो है वापी पराजया उभयत्र सम वीर वीरभाव ही वीरता। तो ये इस तरीके का दिया रहेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग करना होगा आपका संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक लिख सकते हैं, या फिर श्लोक नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिखो, प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है, इतना लिखेंगे। और अब देखिए इसका अनुवाद बहुत सिंपल सा है भाई। अनुवाद इसका देखिए क्या कह रहा है, बंधनम मरणम वापी। तो बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही हम वीरता कहते हैं। तो ये लिखेंगे भाई, यहाँ से आपको 5 नंबर जो है दे दिया जाएगा। तो एक ये रहा, एक और है मेरे पास, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक और लिखा है आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है,
उत्तरायतः समुद्रस्य, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका पद्यांश दिया गया है, तो इसको भी समझिएगा। इसमें आपको लिखना है संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरण पूज्यते वीरः वीरण पूज्यते पाठ से अवतरित है। और इसका अनुवाद यहाँ पर देख सकते हैं। समुद्र में उत्तर में और समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिनकी संतान भारतवासी हैं। तो इतना लिखेंगे तो यहाँ से भी आपका 5 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं जो संस्कृत के जो 4 प्रश्न आपको देखने को मिलता है और उसमें से आपको 2 प्रश्न करना भी होता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन सा आएगा, कौन कौन का नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए वाराणसी चैप्टर का, वाराणसी चैप्टर से जरूर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपके पेपर में। तो उसमें आपसे प्रश्न पूछाएगा वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, यानी वाराणसी जो नगरी है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको लिखना होगा वाराणसी नगरी गंगया कुले स्थिता अस्ति, यानी वाराणसी जो नगरी है वो गंगा के किनारे स्थित है। ये पहला प्रश्न हो गया। एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है अच्छा सा कि वाराणसी नगरी किमर्था प्रसिद्ध है, यानी वाराणसी जो नगरी है वो काहे प्रसिद्ध है भाई, वो क्यों प्रसिद्ध है। तो वाराणसी नगरी लिख सकते हैं, वाराणसी नगरी विविध धर्म विविधा नाम शिल्पा नाम और काला नाम च कृते प्रसिद्धे अस्ति, यानी कि वाराणसी नगरी जो है विविध धर्मों के लिए, शिल्पों के लिए और अपने कलाकृति के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो इस चैप्टर से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर हमारा वीरा वीरेण पूज्यते। इस पार्ट से देखिए एक पहला प्रश्न पूछा जाता है वीरा केन पूज्यते, तो इसका उत्तर लिखना होगा वीरा वीरेण पूज्यते। मैंने यहाँ पर पूरा प्रश्न उत्तर लिख लिया है। उसके बाद अलछंद्र का आसित है और एक है पुरुराज अलछंद्र स युद्धम अकरोत। इसका प्रश्न उत्तर दोनों आप देख सकते हैं। आप अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या फिर आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला जो पार्ट है वो प्रबुद्धो ग्रामीण पार्ट से है। इससे भी आप सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर है और ये क्वेश्चन एक तो यहाँ पर है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।